नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। जैसा कि आज हमारा शो है मुद्दा, यानी कि देश का सबसे अहम मुद्दों में से बात हम करेंगे। देश के अहम मुद्दों में से सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा खेती किसानी को लेकर, और दूसरा हमारा मुद्दा होगा ये आम जन के लिए जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, तो जिस पर हर तरफ हाहाकार मची हुई है। चारों तरफ अगर देखें तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से कहीं कहीं तो आज जो है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से लगातार लोग प्रदर्शन तक कर रहे हैं यहाँ पर। और कहीं गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, और अगर मैं बात करूँ टिकरी बॉर्डर की, तो यहाँ पर किसानों की जो तीनों विधेयक हैं, तीनों विधेयकों को लेकर किसान जो है लगातार 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। हम बात कर रहे हैं उसी विषय में। तो दूसरी बात, एक और बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन भी, अगर बात करें तो प्रशासन भी कहीं से किसानों को कोई भी लाभ देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। तो सीधी बातों पर कहें कि जैसे कि कहने का मतलब है कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान हैं पवन कश्यप जी, किसान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष। पवन कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है EBN 7 भारत समाचार में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज के हालात हैं देश के अंदर, पूरा भारत जान रहा है, देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि देश की स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई है। आज अन्नदाता जो खेती करता है, किसानी करता है, अन्न पैदा करता है, जिसने कोरोना काल में सारे देश को खिलाया, वही अन्नदाता आज टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर कई महीनों से बैठा हुआ है। सरकार के लोग वहाँ तक जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि किसानों का कुछ भला हो पाए। आज देश में जवान, खेतों में किसान सबसे बड़ी ताकत है, और हालात दिन ब दिन देश के बिगड़ते जा रहे हैं। इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। छोटा किसान, मजदूर भाई लगातार दर ठोकरें खा रहा है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन जो लोग हैं, पात्र हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए आज की कंडीशन में धरना प्रदर्शन आंदोलन पूरे भारत में हर भारतीय किसान यूनियन के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। तो ये सब दिख रहा है कि अब जो देश की जो बागडोर है सही हाथों में नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसी तरह के तमाम मुद्दे हैं। आपसे अभी चर्चा होगी, और बस यही मैं कहना। सबसे पहली अहम बात है, हमारी जो अहम बात ये है कि जैसा कि 3 महीने हो गए लगातार, ऐसा भी क्या है कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो किसान, हमारा देश जो है किसान है, एक कृषि प्रधान देश है हमारा। तो कृषि प्रधान देश में लगभग 70 से 80% जो है किसानी पर निर्भर है। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात जो है कि आखिर जो तीनों विधेयक हैं, तीनों विधेयक सबने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, वो कहीं भी किसानों के हित की नहीं है। हम आपको बता दें कि सीधी सी बात, हमने भी पढ़ा है कानून, उसमें से अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट खेती की, तो वो भी हमने देखा है कि वो भी कहीं ना कहीं राजघरानों के यहाँ उधर की जा रही है। तो खेती अपने ही खेत में जो किसान जो है अपनी ही मजदूरी पर बन जाएगा उन्हीं घरानों के लिए। तो कई अहम बातें जो हैं, लेकिन ऐसे में जनता जो कहते हैं कि विधेयक हम पास करते हैं तो जनता के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं जनता की आय दोगुनी करने के लिए हमने विधेयक पास किया है। जनता की क्या, किसानों की आय दोगुनी पास करने के लिए किया है, लेकिन जब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ हम पर क्यों ला दी जा रही है, इस बात पर भी एक मुद्दा बहस है कि अगर किसानों को कोई चीज़ नहीं चाहिए तो किसानों को जबरन ऐसी क्यों थोपा क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोग जो मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को दिखाने का काम कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े पर्दे की मीडिया है वो किसानों के हित की आवाज़ नहीं बता पाती है, और पूरे भारत में आप जैसे जो क्रांतिकारी कलम के सच्चे सिपाही हैं, वो किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा यह है
कि जो चीज़ हम नहीं खाना चाहते हैं, सरकार उस चीज़ को ज़बरदस्ती हमें क्यों खिला रही है? क्योंकि हमें भूख नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाओगे तो उसका डाइजेशन बिगड़ेगा। आप हमें जो देना चाहते हैं, हमारा जो मुद्दा था स्वामीनाथन आयोग का, हमें जो चाहिए था स्वामीनाथन आयोग, और जो प्रेजेंट में हम लोगों को जो खेती कर रहे हैं उसमें लागत का मूल्य हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा मामला है अभी हाल धान की फसल किसानों की जो तैयार हुई 1868 रुपये रेट था, लेकिन किसानों को बिचौलियों के माध्यम से 1000 रुपये 1100 900 रुपये में धान बेचा गया। ये क्या था? सरकार के लोग लगे थे इसमें, उन्हें पता था। किसान चिल्ला रहा था, मजदूर चिल्ला रहा था, गरीब चिल्ला रहा था कि भाई हमारा धान है, हमारा धान आप इस कम रेट में क्यों खरीद रहे हैं? हमने मेहनत की है, हमने खून में मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार के लोग जानते थे, उसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तमाम तरह के लोग इस पर लगे भी रहे। और प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के अभिभावक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी आवाम, देश की जनता अगर परेशान है, उसको दिक्कतें हैं, तो उनसे आप बैठकर बात करिए, ना कि आप डिबेट करने हैं चैनलों में, वो नहीं हो पाता है। आप आमने सामने बात करिए। किसान का हक बनता है, किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज सिंधु बॉर्डर पे, आज गाजीपुर बॉर्डर पे, आज टीकरी बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हवा देने का काम क्रांतिकारी नौजवान, सच्चे सिपाही और सच्चे मीडिया कर्मी बंधु कर रहे हैं। और देश में आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपने ट्रेनों को रुकवा दिया, ट्रेनों में आज रिजर्वेशन जिसके लिए पैसा नहीं है, गरीब मजदूर आवाम जॉब करने के लिए, आज उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, और इस चीज़ से बहुत अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, क्योंकि ट्रेनों के जो चलने का जो टूट था उससे भी किसानों को, मजदूरों को, गरीब भाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके द्वारा मुहिम चलाई गई थी कि हर गरीब परिवार को एक मतलब नया मकान देने का काम करेंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन उस गरीब आवाम तक वो मकान नहीं पहुंच पाया। शायद आपके अधिकारियों ने सर्वे ठीक से नहीं किया। वो मकान 30-30 हज़ार रुपये पैसे लेकर अभी हम लोगों ने आंदोलन किए थे, कई कार्यक्रम किए मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तो हम लोगों को निकल के आया कि जिन लोगों के पास, गरीब भाइयों के पास पैसा नहीं है, वो अधिकारियों को क्यों मतलब पैसा नहीं दे पा रहा, प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, तो अधिकारी उनको पात्र से अपात्र कर रहे हैं, उनको पक्का मकान दिखा रहे हैं। जिनके 2 मंजिला मकान हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, जिनको आवास मिल चुका है, उनके लिए फिर से आवास मुहैया, गरीब आवाम तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज की डेट में कानून व्यवस्था बिल्कुल लूज है। जो किसी व्यक्ति का अगर कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लेकिन उनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। क्यों? उनकी FIR नहीं दर्ज करी जा रही है। छोटे छोटे मामलों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस चीज़ पर फॉलो करिए। आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश या तो ये अधिकारी कर रहे हैं या आप जानबूझ कर ये सब करवा रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इस चीज़ को, इस आवाज़ को, एक जन जन की आवाज़ को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है कि हर एक जन की पुकार को आपको सुनना चाहिए। और जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है संदीप शर्मा जी के साथ, और आगे जो भी बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2012 से पहले की बात है, 2011 के करीब की बात है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी शायद, तो कांग्रेस की सरकार में लगभग 143 रुपये बैरल था तब 78 रुपये पहुँच गया। आज 63 रुपये है। आज की बात करूं तो आज 63 रुपये प्रति बैरल जो है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें आज 100 का आंकड़ा पार कर गया है ये डीजल पेट्रोल। तो इस पर हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि अब क्यों ये महंगाई है, अब तो कोई नहीं बांध रहा। महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि गत वर्षों से जब कांग्रेस की सरकार थी, मायावती मुलायम की सरकार थी, तब आपके ही जो नेता लोग थे वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का कार्यक्रम किया करते थे। उनका कहना था कि डीजल पेट्रोल का दामों में जो इजाफा हो रहा है वो कांग्रेस सरकार कर रही है। 50 पैसे बढ़ते थे, पुतला फूका जाता था मनमोहन सिंह का,
10 पैसे बढ़ते थे, पुतला फूका जाता था मनमोहन सिंह का। तब 143 के करीब आंकड़े बताते हैं, 143 के करीब प्रति बैरल जो था वो डीजल पेट्रोल आयात होता था। उसमें उस वक्त 78 का जब आंकड़ा पार हुआ पेट्रोल का, तो बीजेपी सरकार खूब कूदी, लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन हुआ, भाइयों बहनों ये हो गया वो हो गया, तमाम सारी बातें मैं आपको बताऊं। तो लेकिन जब अब 63 रुपए हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि 63 रुपए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, आंकड़े बता रहे हैं 63 रुपए जो है प्रति बैरल है। तो अब महंगाई अब 90-95 रुपए जो है पेट्रोल डीजल पहुंच गया, 100 के करीब पहुंच गया है। तो अब केंद्र सरकार कह रही है अच्छे दिन। भैया अच्छे दिन कहाँ है हमारे? अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे दिनों की बात को लेकर आ रहा हूँ कि अच्छे दिन किसान के तो नहीं है, लेकिन आम जनता के भी तो नहीं है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हालात ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। 90 रुपए की डीजल से ऊपर जा रहा है, 100 रुपये लगभग पार कर चुका पेट्रोल। और इस तरह के जो रेटों में इजाफा हुआ है, आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मायावती मुलायम की सरकार थी, मैं सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। दूसरा, हर भाई, हर किसान भाई, हर व्यापारी भाई, हर नौजवान छात्र अब मोटरसाइकिल, वाहन या कार से चलता है। और ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई ने कमर कसी है। एकदम जो इतनी कीमतें बढ़ी हैं, इससे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम लोग किसी कारण से अगर बाहर जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे, कुछ सामान खरीदने जाएंगे या अपना कहीं जाएंगे, तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक तो अभी नहीं, वाहन इतनी तेज़ी से फैल पाए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं। और जो वाहन है, यातायात वाहन जो आने जाने के रोज़मर्रा के साधन हैं, उनमें भी कीमतें अभी लोगों ने बढ़ाई हैं। जो डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, उससे जो यातायात वाहन है उन्होंने भी अपनी कीमतें कुछ बढ़ा दी हैं। तो इससे जो नुकसान हो रहा है गरीब आवाम, मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को, छात्र नौजवान साथियों को, व्यापारी भाइयों को, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और किसान ट्रैक्टर में तेल डालेगा, किसान को भी तो है, किसान की तो सबसे बड़ी समस्या है। हम तो मुद्दा तो हमारा खेती किसानी को लेकर है। पवन कश्यप जी, खेती किसानी को लेकर आज हम बैठे हैं, खेती किसानी को लेकर मुद्दा है। ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल जो है इतना महंगा पड़ रहा है, डीजल ट्रैक्टर में डालेंगे तो महंगा है, लेकिन एमएसपी की अगर बात आती तो अभी तक कोई एमएसपी नहीं। एमएसपी हम आप ही कह रहे हैं, आप लगातार जो किसान आगू हैं, जो किसानों के जो लीडर हैं, वही कह रहे हैं कि एमएसपी हो जाए, लेकिन एमएसपी पर ना तो अभी तक कोई बात चल रही है, ना किसी पर। वो कह रहे हैं एमएसपी लागू हो जाएगी, लेकिन भाई लिखित रूप में तो लागू होनी चाहिए ना, लिखित रूप में हो जाए तो सबसे बढ़िया एमएसपी। तो कम से कम हमें पता तो चले कि हमारा जो धान गेहूँ है इतने में जाएगा, इतने में नहीं, उससे कम रेट में हो तो भाई उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। यही तो मांग है किसानों की। तो उन्हीं किसानों की मांगों को लेकर भाई, उन्हीं किसानों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पूरा कर पा रहे भाई? सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि क्या पहले रोजगार होता था? मैं आपको बताइएगा, ठीक है, ईबिन 7 के माध्यम से मैं बात जरूर बताऊंगा कि पहले व्यापार होता था। देखिए, सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ था दवाइयों पर। पवन कश्यप जी, आपको शायद जानकारी होगी इस बात को लेकर, क्योंकि देश में 90% लोग जो है दवाई से चलते हैं। आपको पता होगा, वो ब्लड प्रेशर हो या कोई भी प्रकार की चीज़ें हैं, 90% लोग जो है दवाई, गोली उन्हें चाहिए किसी न किसी को। इस वक्त धान गेहूँ अगर कोई भी फसल ले ले, अब हम सब्जी अगर बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो भी इंजेक्शन से तैयार होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बीमारियों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर व्यापार हुआ कि तो वहीं दवाइयों का व्यापार बढ़ता गया, दवाइयों का व्यापार बढ़ा। तो अब दिमाग में क्या आया कि भूख पर व्यापार बनाएं, जितनी भूख लगेगी हम तिजोरी में बंद करेंगे। यही तो है कि भाई किसान, जैसे कहने का मतलब है कि खुले भंडारण को लेकर हम बात अगर कर रहे हैं, खुले भंडारण की बात तो कर रहे हैं। खुले भंडारण में क्या है कि खुले भंडारण में ये है कि जो किसान के पास इतनी जगह नहीं है कि वो अपने घर में रख सके अपना धान गेहूँ, इतनी जगह नहीं है। खुले भंडारण में वो क्या करता है कि आड़तियों को बेचता है। आड़ती के पास पैसा खूब है, उसने खुला भंडारण कर लिया, तिजोरी में बंद कर लिया भाई, ठीक है, उसकी मर्जी है। जब आपको भूख लगेगी तब आपको देंगे हम। यही तो इस बिल में है। आप इस बिल को पढ़े हैं? जी जी जी। लग रहा है ऐसा है। जब हमारी भूख बढ़ेगी उसी हिसाब से हम इसका दाल जो भी गेहूं है इसका रेट बढ़ाएंगे। अब व्यापार भूख पर है,
तो भूख पर व्यापार है तो किसान यूनियन क्या करेगी? जो इस वक्त चल रहा है तो भूख पर ही व्यापार को लेकर ही तो किसान यूनियन धरने पर बैठी है। बिल्कुल लगातार भाई भूख पर व्यापार नहीं होने देंगे हम। जैसा व्यक्ति को भूख लगेगी तभी तो व्यापार, भाई उसी हिसाब से हम आटा चावल का रेट बढ़ाएंगे, तभी हम भूख पर व्यापार कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देश का किसान धूप छाँव और वर्षा में ठंड में अनाज पैदा किया, जिसने अपना अनाज पैदा करता है, मेहनत करता है, उसको ये लगता है कि हम अपने अनाज को अपनी खेती उसका एक भविष्य होता है। और खेती देखकर उस किसान की एक उम्र बढ़ती है, खेतों में अपना भोजन करता है, खेतों में पानी पीता है, और कहीं ना कहीं से खेतों में नींद आती है, क्योंकि कहता है कि अपनी जो धरती माँ है वो माँ के समान होती है, उसको नींद भी वहीं पर आ जाती है। और ये लोग खेती कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी खेती को ठेके पर लेंगे, हम नहीं देना चाहते हैं। तो हमसे सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है, हमसे क्यों खेती लेना चाहती है? और ये हमारा अनाज खरीद कर भंडारण करेंगे, भंडारण के बाद हम लोगों को वही अनाज, जो आलू हम लोगों से 5 रुपये किलो खरीद कर स्टॉक करेंगे, भंडारण करेंगे, वही आलू हमको 50 रुपये किलो बेचा जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। लहसुन है और प्याज है, इस तरह के तमाम सब्जियां, फल, फ्रूट ये किसानों से सस्ता मद्दा खरीद कर भंडारण करेंगे। अडानी अंबानी के गोदाम बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, उस भंडारण को करेंगे। उसी भंडारण से फिर वो पैकिंग करके आलू, प्याज, धनिया और जितने भी फल सामग्री है वो हम लोगों को बेचेंगे। किसानों को तो देखिए कम नुकसान है, लेकिन इसमें व्यापारियों को, जो सर्विस वाले, उनके बच्चों को, उनको खाने पीने की चीज़ें रोज़मर्रा के मतलब रोज़ खरीदनी पड़ती हैं। हमने देखा होगा कि सब्जी मंडी के पास भीड़ भाड़ हमेशा लगी रहती है। हम लोगों को रोज़ प्याज चाहिए, रोज़ आलू चाहिए, सब्जियां चाहिए, आटा दाल चाहिए, तो वही दाल पैक होकर हमको 500 रुपये किलो दी जाएगी, वही आलू हम लोगों को 50 रुपये किलो दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि जो बीमारी के तहत पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी क्यों है, शिक्षा को लेकर और बीमारी को लेकर, दवाई और शिक्षा और बिजली, ये 3 जो चीज़ें हैं, इससे व्यक्ति की जेब कभी वो नहीं हो पाती, अपना उसका मेंटेनेंस बिगड़ा रहता है। आज देखा जाए सरकारी हॉस्पिटलों में हम लोगों को दवाई जो है ठीक ठाक नहीं मिल पाती है। वही पुड़िया तो दवाई दे दी जाती है कि पेट दर्द की है, वही जो है सर दर्द की है, वही बुखार की है, वही खांसी जुकाम की है, क्योंकि फिर मजबूरी में उसको कहना पड़ता है डॉक्टर साहब प्राइवेट दवाई लिख दीजिए जो कि हमें बढ़िया फ़ायदा कर सके। हम सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस चीज़ को, व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। गरीब आवाम जो है 1000 रुपये का पर्चा नहीं अस्पताल में बनवा सकती है, वो उसको कर्ज लेना पड़ता है, उसको दवाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है। डॉक्टरों के पास पैसा माफ़ नहीं होता, ना पैसे की छूट होती है। शिक्षा का अभाव है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा उतने अच्छे ढंग से सरकार पैसा दे रही है, अच्छा काम कर रही है, सरकार भोजन भी दे रही है बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षा का अभाव है। मजबूरी में अभिभावकों को प्राइवेट शिक्षा ग्रहण कराने के लिए विद्यालयों में भेजना पड़ता है, जहाँ पर फीस काफ़ी महंगी होती है उन लोगों को, उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। और जो इस समय जो चल रहा है किसान आंदोलन के जो भी किसान प्रतिनिधि हैं आंदोलन के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि तीन मुद्दे तो काले कानून हैं, लेकिन छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जो गरीब किसान आवाम के मुद्दे हैं, उनको भी उठाना चाहिए। टिकैत जी कह रहे हैं, जो टिकैत जी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लौटेंगे ऐसे नहीं, हम पूरी सरकार को सही कर लौटेंगे। जी वो कह रहे हैं सरकार को सही कर लौटेंगे। शायद आपको जानकारी अगर हो तो मैं बताऊं, अभी MLC चुनाव हुआ, उसमें जो हरि सिंह ढिल्लों, ठीक है, उन्होंने एक राज्य सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा कि हमारा चुनाव के समय हमारा भ्रमण हुआ क्षेत्रों में, कई स्कूलों कॉलेजों में भ्रमण हुआ, कई हमारी संस्थापकों से हमारा मिलना हुआ। उन्होंने बताया कि जो पढ़ाई है, जो स्कूल हैं, उन्हें भी कंपनियों के माध्यम से, जैसा कि स्कूल उसमें अस्पतालों में ठेके पर और कंपनियों के जो लेबर है उनको लगा दी जाती है, ठेके पर काम करते हैं। ऐसे ही संस्थाएं हैं जो ट्रस्ट चल रहे हैं, तो कंपनियों को भी लगाया जाए। तो जब हमारी बात हुई कई स्कूलों, यहाँ शाहजहाँपुर ज़िले की अगर मैं बात करूँ, शाहजहाँपुर ज़िले के मेरा लगभग 80% लोगों से जब स्कूल मालिकों से बात हुई, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि हमारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं हुई,
ना हमारी किसी ऐसे एमएलसी से बात हुई जिसने ये मुझसे हम लोगों ने फैक्ट्री के लिए गई। अब तो वही तो बता रहे हैं, जैसे आपने मुद्दा बता दिया अभी कि पढ़ाई का मुद्दा, तो पढ़ाई का मुद्दे की मेन बात का अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सीधी की बात है, अब पढ़ाई को भी तो कंपनी के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कह दिया सीधा, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि इसमें भी कंपनी का हस्तक्षेप हो। जो शायद आपने लेटर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, शायद पढ़ा होगा, उसमें देखा है आपने। तो हम कहते थे कि पढ़ाई जो है रोजगार, पढ़ाई जो है कमाई का साधन बन चुकी है, लेकिन जिस दिन कंपनियां हो जाएंगी, कंपनियों के अधीन हो जाएगी, उस दिन तो रोजगार का साधन क्या, उस दिन तो ठप्पा मोहर लग जाएगी ना रोजगार की। ठीक है ना। तो हमारा मुद्दा, तो इसी मुद्दे को लेकर एक और बात है कि जैसा कि आपने देखा आवासों में घोटाले, हम अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो हमारा प्रोग्राम है खास मुद्दा गांव-गांव, आपने देखा होगा शायद, उसमें हम यही चीज़ें उठाते हैं कि मुद्दा गांव-गांव में जो ग्रामीण है यहाँ पर जाते हैं, जो आवासों के लिए पात्र लोग हैं उनका आवास नहीं मिलता। जो पात्र हैं अपनी, जिनके पास 2-2 4-4 लाख रुपए कैश पड़ा है, वो एक आवास बना लिया उसने, पास उन्होंने क्या किया 4 कमरे और बनाने शुरू कर दिए साथ में। जिसके पास मान लो कि 8-9 लाख रुपए एडवांस में है, वो गरीब कहाँ हो गया। तो ये तो पैसे का हो गया कि गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार का नीति है, भ्रष्टाचार के तरफ से चलती है। सर्वप्रथम मैं भारत का नागरिक होने पर अपनी बात कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, सही कहने का हक है। जो गलत है उसको गलत कहने का, और जो सही है उसको सही कहने का हक है, उस पूरा हक बनता है। सरकार इस चीज़ को दबाना चाहती है, प्रेशर में कह रही है, कुछ भी है तो सरकार के लोग जान सकते हैं या सरकार जान सकती है। ठीक है, गरीब आवाम, मजदूर भाइयों की, किसानों की आवाज़ को, आज दिल्ली का आंदोलन जो चल रहा है, दिल्ली के आंदोलन में जो भी मांगे चल रही हैं वो हक की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं। किसान अपनी मांगे सही मायने में उठा रहा है। दूसरा, अभी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर बात करना कोई पसंद नहीं करता। अभी गरीब आवाम में पवन कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान सरकार, हमारा संगठन जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रेजेंट में जो आवाम, गरीब आवाम जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास मुहैया कराए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हर गरीब को, कच्चे मकान वाले को पक्का मकान प्रोवाइड कराया जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन उस तक वो योजना लाभ नहीं पहुंच पाता है। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर, हमारे किसान सरकार के पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर सर्वे किया और उन गरीब आवाम से पूछा कि आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो पैसे रुपए नहीं थे, चंद रुपए नहीं थे, 10-20 हज़ार जो हम अधिकारियों को दे पाते जिससे कि उनको योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि उन लोगों के पास व्यवस्थाओं की कमी है। आज हो क्या रहा है कि जिनके पास व्यवस्थाएं, जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास खेती है और जिनका आवास मिल चुका है, उनको फिर दोबारा आवास दिया गया है। इस चीज़ पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। हाल में हम लोगों ने जो भी मुद्दे उठाए, आपने पूरा खबर हम लोगों की दिखाई। चैनल वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो भी मीडिया कर्मी हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आपने फॉलो किया और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार ने इसके लिए जांच भी बैठा दी है, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कि गरीब आवाम तक, जनता तक एक आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पाया, इसमें क्या कमियां रह गई हैं। जैसा कि अभी आंदोलन जीवी का नाम आ गया, सरकार ने कहा, अभी आपने देखा होगा संसद में कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के और सबसे काबिल इंसान, दुनिया के काबिल इंसानों में से उन्हें माना गया, उन्होंने कह दिया कि किसान आंदोलन जीवी हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं अनुराग यादव, वरिष्ठ महासचिव हूँ मंडल का। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसान आंदोलन जीवी है तो जब बीजेपी आंदोलन में बैठती थी और लोगों से चंदा वसूलती है और मंदिर के नाम पर अभी तो घर घर तक लोग आए, गांव-गांव तक आकर के चंदा वसूल ले गए, और जिनमें कई लोग जो है बजरंग दल के, हिंदू संगठनों के लोग, कई लोग तो इसमें जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो पकड़े गए हैं कि जिनके पास चंदे के नाम पर उन्होंने जो है धन उगाही की है। तो उनको तो नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटेड हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो केवल सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बनाने के लिए दूसरों के ऊपर अंकुश लगाते हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। किसानों को उन्होंने चारों तरफ से बांध रखा है। ये कोई प्रजातंत्र का मायने नहीं रहा, क्योंकि जिस पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है उसको हमें उखाड़ना नहीं चाहिए। हमारा किसान इस समय बिल्कुल उस पेड़ की तरह हो गया है जिसमें फल तो लगा है बट उसकी जड़ें उखड़ी हुई है और वो सूख रहा है।
मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि ये प्रजातंत्र का मायने ख़त्म हो रहा है, हमारा देश गर्दिश में जा रहा है, क्योंकि हमारा अन्नदाता परेशान है, हमारी फसलें नहीं होंगी, डीजल महंगा हो रहा है, तो हमारा किसान ट्रैक्टर नहीं चला सकता। जब ट्रैक्टर नहीं चलेगा खेतों में, वो हम लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं कि हम व्यापारियों के चंगुल में आकर के उनके गुलाम बन जाएं, उनको सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर दे करके उनसे फिर हम प्राप्त करें और इनकी सातों पीढ़ियां आराम से मौज करें। उनके साथ ये बैठ करके संविदा करते हैं, और ये संविदा कई सालों पहले से है, जो उन्होंने अडानी और अंबानी से करके 2-4 साल पहले से ही उनके गोदाम बना रखे हैं। एक हमारा सबसे अहम एक और भी बात है कि जैसा कि स्वामी बाबा रामदेव की अगर बात करूं, तो बाबा रामदेव की 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं बताई गई है कहीं शायद। लेकिन जब यहाँ किसान के यहाँ से जो आटा जाता है उस पर पतंजलि लिखा होता है, देखा आपने? जी, पतंजलि लिखा होता है, तो उस पर यहाँ से 20 रुपए का आटा वो 40 रुपए में लिखा है, 60 रुपए में लिखा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो हमारे देश में जो व्यापारी वर्ग है, हमको क्या भूख पर व्यापार तो नहीं हो रहा, होने जा रहा? हाँ। जब किसी मुर्गी को पाला जाता है तो उसको एक एक दाना डाला जाता है, और जब मुर्गी की आदत डाल दी जाती है कि पीछे पीछे दाना डालते आओगे तो मुर्गी की भूख जो है वो पीछे पीछे चलने लगती है। हमारी सरकारें हैं, हमको बिल्कुल बेरोजगार करके जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग उनके कहे पर गुलाम बन के उनके पीछे पीछे चलेंगे। यही हमारी भूख का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हमको मेरी बेरोजगारी का फ़ायदा उठा करके वो हमें ऐसे लोगों को सौंपना चाहते हैं जिससे उनका व्यापार बढ़े विदेशों में। तो ये प्रजातंत्र का मायने ख़त्म हो गया है यहाँ पर, और हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में है। जबकि प्रजातंत्र की परिभाषा ही कुछ और थी कि जनता के ऊपर, जनता के द्वारा जनता का शासन, बट अब नहीं है। हमारी जनता वोट तो देती है, वोट लेने के लिए सभी आते हैं, पैसे दिलवा के इधर उधर से बरगला के लोगों का प्रभाव डला के पैसे तो वोट ले लेते हैं। हमारा अधिकार छिन जाने के बाद हमको आंदोलन करने की भी इजाज़त नहीं है। हम लोग अगर कहीं बैठ करके अब 4 बातें करने लगते हैं तो बिल्कुल राजशाही की तरह तानाशाही हो गई है, हम लोगों को डंडे खाने पड़ते हैं। हमारा किसान इसीलिए परेशान है, कई महीने हो गए हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, बट किसी के जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये व्यापारी हैं, इनके संवेदना नहीं रही है। हमारा किसान जो है, अन्नदाता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, जिसकी सहूलियतें सभी ख़त्म की जा रही हैं, और उसके साथ साथ उसके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, और जो समाज में एक दूसरे से जो समाज चल रहा था उन सारी दिक्कतों में उनको भी साथ में परेशानी आ रही, जैसे वकील, डॉक्टर, मास्टर और बच्चों के स्कूल बिल्कुल ठप हो गए। सरकार को किसी के बच्चे की चिंता नहीं है, चाहे कोई मरे या जिंदा रहे, उन्हें सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है। किसान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और किसान का जो अन्न है वो सही से उसका कोई रेट नहीं है, ना ही उसको बताया गया है कि हमारे रेट को सही से MSP दी जाएगी। केवल चारों तरफ से बंधन करके किसान को अडानी और अंबानी की तरफ मोड़ा जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है सरकार में। सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतारू है, और सरकार जो है हमारे देश को बिल्कुल बेच चुकी है। हम महोदय से कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे मारते हैं, उत्तरांचल की हवा यूपी की तरफ जाती थी कभी, पेड़ों को, औषधियों को बेच करके देश की आय बढ़ाने की बात करते थे। आज क्या वो कहाँ हैं, कहाँ छिप के बैठ गए हैं? जो हमारे देश के किसानों की बात सुनने के लिए गाजी बॉर्डर तक नहीं आ सकता। दिल्ली कितना दूर है गाजी बॉर्डर से, जो लाल किले तक नहीं आ सकता है, हमारे किसानों की बात नहीं सुन सकता, वो हमारे देश की आय कैसे बढ़ा सकता है? हमारे प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय घट गई है, हमारी GDP बेकार हो गई है, और हम लोग बिल्कुल उस मरीज की तरह हो गए हैं जैसे कि सूखा रोग लग गया है। महोदय से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और समय से किसानों की बात सुनो, क्योंकि किसान 80% इस देश की जान है। बिल्कुल, किसान मर गया तो आपका देश जा रहा है, बिल्कुल। और कोई भी विदेशी या कोई भी मतलब जो है इस देश को आपके काम को नहीं उठा सकता है, आपके हाथों में नहीं बैठेगा। हमारा लेबर मजदूर 200 रुपये में काम कर रहा है,
175 रुपये से 200 रुपये तक उसकी मजदूरी है, और दाल 150 से 180 रुपये तक है, सब्जी 50 रुपये, आलू बिक गया, उस देश की तरक्की कहाँ से हो सकती है? जब किसान का आलू होया तब बिक रहा है 5 रुपये किलो, 240 रुपये, 230 रुपये में बोरा कट्टा 50 किलो का बिक रहा है। बिल्कुल है तो किसान की तरक्की कहाँ से होगी? किसान का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही नहीं सकता, किसान का बच्चा अच्छे स्कूलों में विदेश जा ही नहीं सकता। नहीं, अब तो कंपनियां पढ़ाएंगी बच्चों को। और अब तो जब कंपनी आएगी तो वो कंपनी अपने स्तर से पढ़ाएगी, फिर पैसा भी मोटा लेगी। नहीं, उसमें तो अभी आप ये कहते हैं ना कि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने विद्या को व्यापार बना लिया, लेकिन जब कंपनी आ जाएगी तो फिर तो ठप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगा ना व्यापारी की, फिर तो व्यापार पूरा बन जाएगा ना। हाँ, पूरा व्यापार ही है, ये सोची समझी एक साजिश है, ये बीजेपी के बड़े बड़े। पवन कश्यप जी, सबसे बात अहम है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, बहुत सही बात बताई उन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सारा जो हमारा राज है, पहले पुराने जो जब हमने मुगलों से शासन अंग्रेज़ों से ले लिया, मुगलों से ले लिया है, और एक अच्छा देश बनाया, एक इकट्ठा देश बनाया, अब वही व्यापारियों को फिर वापस देने की बात, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि राजतंत्र की तरफ देश जा रहा है? कहीं ऐसा? देखिए, आप सब समझदार हैं और देश की जनता सब होशियार है, पढ़ी लिखी है, देश का किसान भी सब बात जानता है कि देश के हालात कहाँ थे और आज की डेट में हम लोग क्या हैं। कहीं ना कहीं से हम लोग बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि हम लोग जंजीरों में बंधे हुए हैं। स्वतंत्रता का नाम जो था, स्वतंत्रता का नारा था, आज वो हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग स्वतंत्र हैं। भारत के देश का नागरिक अधिकार होता है आंदोलन करने का, और इतिहास गवाह है कि हमारे पुरखों ने आंदोलन किए, तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं ने इस देश को अंग्रेज़ों से जंग जीतने के लिए आंदोलन किए। महात्मा गांधी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, और जितनी भी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं वो भी किसान के बेटे थे। आज भी किसान के बेटे देश की राजधानी के अंदर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, प्रधानमंत्री जी, इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आपका ध्यान शायद उन किसान भाइयों के लिए नहीं है जिन्होंने कोरोना काल में देश के लिए पूरे देश को खिलाया। सबसे बड़ी एक अहम बात है पवन कश्यप जी, आप ये भी जानते होंगे कि मुझे नहीं लगता किसी बानिए का पुत्र जो है या किसी व्यापारी का पुत्र जो है आर्मी या पुलिस में भर्ती हुआ होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉर्डर पर रक्षा, जय जवान जय किसान का नारा तो सरकार दे दिया, लेकिन दोनों की अगर हालत देखें तो दोनों की हालत क्या है ये आप खूब समझते होंगे। आज जो हम लोग नारा है जय जवान और जय किसान का, क्योंकि किसान का बेटा ही जवान बनता है। किसान का बेटा खेतों में हरियाली खुशहाली को देखकर अपने सरहद की सुरक्षा करने के लिए देश की सीमा पर तैनात होता है, और उसको फख्र है कि वो भी किसान का बेटा है। अडानी, अंबानी और जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके बेटे शायद वो डरते हैं सीमा पर जाने से, गोली से भी किसान नहीं डरता, वो भी किसान का बेटा है। आज सरहद पर जो रक्षा करने का काम जवानों ने संभाला है, और देश की रक्षा का कमान किसानों ने संभाला है। खिलाना काम है किसान का, सुरक्षा का काम है जवान का। तो मतलब एक परिवार ही है हमारा, जवान और किसान को सामने सरकार तो बाप को बेटे से पिटवा रही है ना। देखिए भाई, अगर बात करें, आपकी सीधी सी बात है कि बेटा किसान का है, ठीक है, बेटा किसान का है, आर्मी में चला गया, बेटा किसान का है, पुलिस में भर्ती हो गया, क्योंकि देखिए घी खाकर ही 12 किलोमीटर की रेस दौड़ पास कर सकते हैं आप। अब ये नहीं है कि देखिए घर में ब्रेड खाकर आप दौड़ नहीं पार कर सकते। ब्रेड खाकर अगर चाहें आप दौड़ पार कर रहे हैं 12 किलोमीटर तो नहीं पार कर सकते, आपको पता है ये बात। तो किसान का बेटा देसी घी खाकर और लगातार दिन रात सुबह 4 बजे उठकर सड़क पर डेली रेस लगाता है, तभी कहीं आर्मी में भर्ती होता है, पुलिस में भर्ती होता है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं देखा है कि किसी मिल मालिक का या किसी राइस मिलर्स का या किसी बड़े उद्योगपति का बेटा जो है सरहद पे और किसी वो IPS IAS तो बन सकता है बड़े रैंक पर,
लेकिन वो जवान, जिसे जवान हम कहते हैं, एक सैनिक को, वो सैनिक नहीं बनता। लेकिन आज जो सरकार का फंडा क्या है, सैनिक ही, यानी कि बेटे से बाप को पिटवाया जा रहा है। सीधी सी बात है कि बेटे से बाप को पिटवाया जा रहा है। और दूसरी बात है, जो चंदाजीवी, श्रमजीवी, ये सब बातें कही गई संसद में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है। और दूसरी एक, मैंने दोनों सवाल कर दिए एक साथ, आपको दोनों सवाल एक साथ बता रहे। एक तो श्रमजीवी चंदाजीवी वाली बात कर दी गई कि अब किसानों को जब कुछ नहीं मिला, आगे पहले बता दिया गया खालिस्तानी, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर ये तो देश को बांटने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला तो उसके बाद में जो 26 जनवरी की घटना में अपने ही लोग घुसेड़ कर ऐसा बवाल करा दिया, ये सबके सामने आ गया। सिद्धू कौन था? सिद्धू कौन था? सिद्धू तो प्रधानमंत्री के पास फोटो खिंचवाने के लिए कोई आम आदमी जा सकता है क्या? अमित शाह जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए कोई आम आदमी जा सकता है क्या? सन्नी देओल के पास फोटो खिंचवाने के लिए आम आदमी थोड़ी जा सकता है। तो उन्हीं का एजेंडा, उन्हीं पर, जब जिस पत्रकार ने इस मुद्दे को उखाड़ा, मनदीप पुनिया जी की बात कर रहा हूँ, उसको जेल में डाल दिया गया। निष्पक्ष पत्रकार था, उसने इस मुद्दे को उखाड़ा, उसको जेल में बात कर दिया गया। ये तानाशाही देश में लगातार है। मैं अगर सरकार मेरे चैनल को देख रही हो तो मैं सीधा शब्दों में कहता हूँ कि EBN 7 भारत समाचार सरकार से नहीं डरता। हमारी जो जिद है सच दिखाने की है। हम जो भी दिखाएंगे सच दिखाएंगे और सच से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी बात को लेकर महंगाई कर दी गई, तो पेट्रोल डीजल की बातों पर हमने बात कर ली। उसके बाद हमने बात, अब चंदाजीवी की बात कहाँ पर आ गई? चंदाजीवी तो सभी हैं। हमें भाई साहब ने हमारी अभी भाई साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत ठीक बात कर दी, इतनी बिल्कुल सही बात कर दी कि शुरू से लेकर आखिर तक की हर पार्टी जो शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव लड़ती है या कुछ भी है, बिना चंदे के कैसे होता है? मंदिर निर्माण होता है चंदे से होता है, मस्जिद निर्माण होता है चंदे से होता है, ठीक है? एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता। तो चंदाजीवी कहने का मतलब तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जुमलाजीवी हुए क्या? ऐसा है, संसद में जुमलाजीवी हो गए ना, ये जुमलाजीवी, जुमला बोल दिया, जुमलाजीवी हो गए। ऐसा है, इस भारत माता की संतान है हम सभी लोग। अब तक इन लोगों के पास मुद्दे थे, ये लोग भड़काने का काम करते थे। आज सारे देश का किसान, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सबसे पहले किसान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम लोग भाई भाई हैं, और भाई भाई सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं। किसान एक परिवार है, पूरे भारत का एक परिवार, सब किसानों का समूह है, और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जब हमारे परिवार के सदस्य को कोई समस्या आती है तो परिवार का सदस्य सबसे पहले उसके लिए साथ में सुख और दुख में खड़ा होता है। आज भारत के अंदर अगर बात कहते हैं वो चंदाजीवी, तो हमारा कहना है प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करके कहीं ना कहीं से अगर एकत्र करते हैं, अनाज एकत्र करते हैं, पैसा एकत्र करते हैं, तो इसको हम चंदा नहीं कहते हैं, इसको हम सहयोग कहते हैं। ये हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा सहयोग हुआ, और हम लोग भाई भाई हैं। आज बॉर्डर पे हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, सिख भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, लेकिन एक थाली में चारों भाई भोजन कर रहे हैं। ये क्या है? आप देख रहे हैं, जब सारे देश का किसान, सारे मजहब एक साथ बैठ गए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको तकलीफ हो रही है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते जो आप बोल रहे हैं। अब बात आ गई, सबसे बड़ी बात थी किसानों को उखाड़ने की। सबसे बड़ी बात कश्यप जी, इसी के साथ हम शो भी ख़त्म करेंगे अपना। सबसे बड़ी बात कि जैसा कि JNU में हुआ, JNU में खूब लठबरसी मुकदमों के डर से वहाँ पर लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे भाग खड़े हुए। CA का प्रदर्शन हुआ, वो ख़त्म हो गया। कई प्रदर्शन ऐसे हुए जहाँ पर लठ की वजह से भाग गए, मुकदमेबाजी के डर से भाग गए, छात्र थे, अपना जीवन ना बर्बाद हो जाए इसलिए भाग गए। अब मुकदमे किसानों पर लद रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि अब मुकदमों से क्या करेंगे? अगर मुकदमे लद गए, क्या घर को जाएंगे या फिर आप कटे रहेंगे? देखिए, फर्जी मुकदमों से किसान नहीं डरने वाला है। किसान तो गोली खाने तक की ताकत रखता है। और आप कह रहे हैं मुकदमे की बात, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके संघर्ष कर रहे हैं और मुकदमे लगते रहते हैं। इस तरह से मत डराइए। 90% किसान भारत का एक हो चुका है, और आप फर्जी मुकदमों की बात मत कहिए, क्योंकि हम लोग एक हो जाएंगे तो इस देश की सबसे बड़ी जंग जीत जाएंगे।
और हम लोगों को कोई भी नहीं हराने वाला, क्योंकि भारत का किसान नौजवान भाई सब एक हो चुका है। और जब हम एक हैं तो हम लोगों की ताकत है। जय जवान जय किसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पवन कश्यप जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार की तरफ। किसानों की आय दोगुनी करने वाले की बात कहने वाले। यहाँ पर जब लॉकडाउन के बाद लोगों की पेस्टिसाइडों का, बीज का, हर चीज़ का दाम बढ़ गया, लेकिन किसान की फसल का दाम उससे कम हो गया। तो इन सब बातों को हमने आपके सामने रखा, देखा। तो आज का शो समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं सभी जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, भाई बंधु, सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।